Today we are going to learn concept of retained earning and its determinant from chapter number 2 of subject secretarial practices. आज आपण बघणार आहोत रिटेन अर्निंग म्हणजे काय and its determinants. डिटर्मिनंट म्हणजे रिटेन अर्निंग ची जी अमाउंट आहे ती कोणत्या गोष्टीवर अवलंबून असते. तो आज हम देखेंगे कि रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है और रिटेन अर्निंग की जो अमाउंट है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. सो लेट्स स्टार्ट with concept of retained earning. Here I have taken one example to understand the concept of retained earning. See, for example, company earn profit before tax rupees 5 lakhs. कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है 5 lakhs. On that profit, government levied tax of rupees 1 lakh, that is income tax. So company paid rupees 1 lakh to government as a tax. म्हणजे गव्हर्नमेंटनी कंपनीला जो प्रॉफिट झाला त्या प्रॉफिटवर 1 लाख रुपीज काय लावलेला आहे टॅक्स. So company paid that tax to government. It means profit after tax available with company rupees 4 lakhs. इसका मतलब कंपनी के पास अभी प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स बाकी है 4 lakhs. म्हणजे आता कंपनीकडे किती बाकी राहिले 4 lakhs बाकी राहिले. These 4 lakhs rupees can be utilized to pay dividend to shareholders. म्हणजे आता जे 4 lakhs आहेत ते कंपनी शेअर होल्डर्सला डिव्हिडंड देण्यासाठी वापरू शकते. बट जनरली नो एनी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट एंटायर प्रॉफिट अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स. जनरली ऐसा कोई कंपनी ऐसी नहीं करती कि जो 4 लाख रुपया भी समझो बचा है कि ये 4 का 4 लाख रुपया शेयर होल्डर में बांटा जाए, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती. सो हियर कंपनी केप्ट असाइड रुपीज 80,000. कंपनी ने क्या किया 4 lakhs में से 80,000 बाजू में निकाल के रखा फॉर फ्युचर यूज. म्हणजे 4 lakhs कंपनीकडे आता बाकी राहिले. मग त्या 4 lakhs पैकी 80,000 कंपनीने बाजूला काढून ठेवले फॉर फ्यूचर यूज, क्योंकि फ्यूचर में भी पैसे लग सकते हैं. इसीलिए 80,000 कंपनी ने बाजू में निकाल के रखा एंड दैट 80,000 इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग. और उसी 80,000 को कहा जाएगा रिटेन अर्निंग. और आउट ऑफ 4 lakh कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट 3,20,000 अमॉन्ग शेयर होल्डर्स. म्हणजे कंपनीकडे किती होते 4 lakhs and out of that 4 lakhs 80,000 kept aside and that amount is called as retained earning. So remaining amount is 3,20,000 and that 3,20,000 will be distributed among shareholder and that amount is called as dividend. म्हणजे जे 3,20,000 शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केले जातील त्याला म्हटलं जातं डिव्हिडंड. आणि जे 4 lakhs पैकी आउट ऑफ 4 lakhs 80,000 बाजूला काढून ठेवले त्याला म्हटलं जातं रिटेन अर्निंग. ओके, सो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर. तो डिविडेंड क्या होता है, ये है आपका प्रॉफिट. प्रॉफिट के 2 हिस्से बनाए, एक गया जो हम लोगों ने बाजू में निकाल के रखा उसे कहा जाएगा रिटेन अर्निंग, और प्रॉफिट का एक हिस्सा
शेयर होल्डर में बांटा उसे कहा जाएगा डिविडेंड। तो प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर में बांटा जाता है उसे कहा जाएगा डिविडेंड, और प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो शेयर होल्डर में बांटा नहीं जाता, अभी शेयर होल्डर में बांटा नहीं गया मतलब वो बाजू में निकाल के रखा, उसे कहा जाएगा रिटेन अर्निंग। म्हणजे प्रॉफिटचा जो भाग शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जातो त्याला म्हटलं जातं डिव्हिडंड, आणि प्रॉफिटचा जो भाग शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जात नाही, आता शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जात नाही म्हणजे काय केला जातो, बाजूला काढून ठेवला जातो, त्याला म्हटलं जातं रिटेन अर्निंग. सो रिटेन अर्निंग is that part of the profit which is not distributed among the shareholder. ये प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसे कहा जाएगा रिटेन अर्निंग. यहाँ पे याद रखना है, रिटेन का मतलब होता है संभाल के रखना. रिटेनचा अर्थ काय होतो, सांभाळून ठेवणे, बाजूला काढून ठेवणे, असा त्या रिटेनचा अर्थ होतो. आणि अर्निंग म्हणजे इन्कम, अर्निंग म्हणजे प्रॉफिट. हियर नाउ रिटेन अर्निंग इज पॉसिबल ओनली टू प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज. ओके, आता रिटेन अर्निंग कोणाला पॉसिबल होतं, तर ज्यांच्या कंपनीला चांगला प्रॉफिट होतं, दॅट कंपनी आर इन पोझिशन टू मेंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग. तेच सब रिटेन अर्निंग काय करू शकतात, बाजूला काढून ठेवू शकतात. जी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है वो कंपनी रिटेन अर्निंग का एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं. सी फॉर एग्जांपल रिटेन अर्निंग ऑफ 2015-16 2 lakhs, रिटेन अर्निंग ऑफ 16-17 kept by company 3 lakhs, for 17-18 4,50,000, 18-19 2,50,000 and 19-20 5 lakhs. ओके, तो कंपनी ने इस तरह से अलग अलग साल को अलग अलग अमाउंट का रिटेन अर्निंग निकाला था, मतलब उतना प्रॉफिट बाजू में निकाल के रखा था. एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं. म्हणजे अशा प्रकारे कंपनीने वेगवेगळ्या इयरसाठी काही अमाउंट, प्रॉफिट मधली काही अमाउंट बाजूला काढून ठेवली होती, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, रिटेन अर्निंग. इट मीन्स ॲट द एंड ऑफ इयर 1920 total retain earning will be 17 lakhs. Total retain earning will be 17 lakhs, and that amount is also called as a reserve fund. म्हणजे त्यालाच आपण रिझर्व्ह फंड म्हणतो. म्हणजे 1920 च्या एंडला टोटल रिटेन अर्निंग आपल्याकडे किती झाली, 17 lakhs. आता एवढी अमाउंट कंपनीकडे जमा झालेली आहे ॲट द एंड ऑफ 1920. Now, company want to reinvest that retain earning of 17 lakhs in the business. Now, company has decided to reinvest 17 lakhs or you can say capitalize 17 lakhs. It means reinvestment of 17 lakhs into the business. अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारे पास 17 lakhs जमा हुआ है एज अ रिटेन अर्निंग, और अभी ये 17 lakhs हमें क्या करना है, कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करना है. देखो, ये जो रिटेन अर्निंग हम लोगों ने 17 lakhs जमा किया है, वो उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है. किसका अधिकार होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज दे आर ओनर ऑफ द कंपनी. ते कंपनीचे मालक असतात, आणि म्हणून जे रिटेन अर्निंग असतं त्याच्यावर इक्विटी शेयर होल्डरचा अधिकार असतो. नाउ कंपनी हैज डिसाइडेड टू reinvest or invest that 17 lakhs into the business. अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी जो हमारे पास 17 lakhs है वो हम बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. अभी उसके लिए क्या प्रोसीजर है, रिटेन अर्निंग हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, तो अभी हमें वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्ट करके कंपनी उसको यूटिलाइज कर सकती है, यूज कर सकती है.
म्हणजे कंपनीला तर 17 लॅक्स वापरायचे आहेत. मग आधी कंपनीला काय करावं लागेल, ते रिटेन अर्निंग बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करावे लागतील आणि इन्व्हेस्ट केल्यानंतर कंपनी ते 17 लॅक्स काय करू शकते, वापरू शकते. मग आता त्यासाठी प्रोसिजर काय आहे ते आपल्याला बघायचे आहे. ओके. Now, company decided to reinvest total retained earning of 17 lakhs in the business. Now, company will issue 1,70,000 equity shares of rupees 10 each among all equity shareholders free of cost. अभी मैंने बताया कि कंपनी के पास 17 lakhs इतना रिटेन अर्निंग जमा है और उनको वो यूज करना है. तो यूज करने से पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, दैट 17 lakhs नीड टू बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. और उस 17 lakhs के ऊपर किसका अधिकार है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार है, क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा है और प्रॉफिट के ऊपर अधिकार किसका है, ओनर्स का है. ऐसा प्रॉफिट 17 lakhs, इसका मतलब कंपनी ने वो 17 lakhs जो इक्विटी शेयर होल्डर के अधिकार में आते हैं वो उनको दिया नहीं, कंपनी ने अपने पास रखा. तो इसके लिए इस 17 lakhs के ऊपर अधिकार किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का नहीं, क्योंकि उनको तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उनको तो वो दे दिया. प्रीफरेंस को देने के बाद जितना भी पैसा बचता है उसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का. तो 17 lakhs इक्विटी शेयर होल्डर के हक के है, तो अभी वो कंपनी को यूज करने हैं. तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी विल इश्यू 1,70,000 इक्विटी शेअर ऑफ ₹10 each. मग कंपनीने काय केलं, 1,70,000 इक्विटी शेअर तयार केले आणि प्रत्येकाची व्हॅल्यू किती ठेवली, 10. मीन्स 1,70,000 into 10 multiply 10, you will get 17 lakhs. ओके. तो इस तरह से कंपनी 1,70,000 इक्विटी शेयर्स तैयार करेगी. हर एक का कीमत रखा है 10, तो 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर आप करते हो तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 17 lakhs. अभी कंपनी क्या करेगी, देखो आता बघा कंपनी काय करेल. कंपनीने काय केले, हे 1,70,000 इक्विटी शेअर्स ज्याची व्हॅल्यू किती होती, ₹10, कोणाला डिस्ट्रीब्यूट केले, इक्विटी शेअर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मध्ये देऊन टाकले. किती शेअर्स, 1,70,000 shares so issued called as a bonus shares, and in this way when company issues shares to equity shareholder free of cost, that shares are called as a bonus shares. त्याला काय म्हटलं जातं, बोनस शेअर असं म्हटलं जातं. इन शेयर को क्या बोला जाएगा, बोनस शेयर्स, एज अ गिफ्ट. इनको गिफ्ट बोला जाता है. क्यों, क्योंकि इसका पैसा कंपनी ने लिया है क्या, नहीं. Bonus shares are issued in proportion of existing shareholding. Example, 10:2 means 2 bonus shares for 10 shares hold. And bonus shares are always issued in proportion of existing shareholding. म्हणजे तुमच्याकडे आधीपासून किती शेअर्स आहेत त्याच्यानुसार, त्या प्रपोर्शन मध्ये, त्या रेशो मध्ये तुम्हाला बोनस शेअर्स दिले जातात. फॉर एक्झाम्पल 10:2, इट मीन्स if you holds 10 equity shares, then you will get 2 bonus shares from the company. मतलब यहाँ पे कंपनी ने अगर डिसाइड किया कि हमारा रेशियो रहेगा 10:2, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 10 इक्विटी शेयर्स पहले से है तो आपको बोनस में कितने शेयर्स मिलेंगे, 2 शेयर्स. तो ए हुआ उसका रेशो. म्हणजे अशा प्रकारे जर तुमच्याकडे 10 शेअर्स असतील तर तुम्हाला किती शेअर्स मिळतील, 2 बोनस शेअर्स मिळतील. मग 20 शेअर्स असतील तर किती बोनस शेअर मिळतील, 4 बोनस शेअर्स. मग अशा प्रकारे कंपनी एक रेशो तयार करते आणि एक प्रपोर्शन तयार करते. सो इन दिस वे कंपनी हैज इश्यूड 1,70,000 इक्विटी शेअर्स अमॉन्ग ऑल इक्विटी शेअर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. मग हे 1,70,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स में एक प्रपोर्शन से या एक रेशो से बांट दिए. और हर एक शेयर का वैल्यू कितना रखा था, 10 रुपया. लेकिन क्या कंपनी ने पैसा लिया क्या इक्विटी शेयर होल्डर से, नहीं, कंपनी ने पैसा नहीं लिया.
अभी देखो, in this way company has capitalized rupees 1,70,000 by issuing bonus shares. This process is called as plowing back of profit. This process is also called as plowing back of profit. Plowing back means reinvestment of profit. Plowing back का मतलब होता है reinvestment. Plowing back से अर्थ क्या होता है? Reinvestment of profit. तो अभी देखो कंपनी ने क्या किया, कितने शेयर्स तैयार किए, 1,70,000, हर एक का वैल्यू 10, मतलब टोटल 17 lakhs के इक्विटी शेयर तैयार किए, शेयर होल्डर में दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, लेकिन कंपनी क्या करेगी, उनका 17 lakhs यूज करेगी। तो एक्चुअल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ क्या? अगर हम प्रैक्टिकली देखें, मतलब देखने के लिए लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 17 लाख के शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया, 17 लाख के शेयर्स बांटे, मतलब कंपनी को अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कि 17 लाख आ गए। अभी वो 17 लाख कहाँ से आएंगे, रिटेन अर्निंग से। रिजर्व का पैसा रखा था ना आप लोगों ने, 17 लाख रुपया बाजू में निकाला था, वो 17 लाख कंपनी अभी यूज करेगी। तो एक्चुअल में अगर देखा गया तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? नहीं। लेकिन अगर थ्योरेटिकली बोला जाएगा कि ये कैसे दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि देते समय इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा नहीं लिया, लेकिन उसके बदले 17 लाख रुपया जो रिटेन अर्निंग था, उसके ऊपर किसका अधिकार था, इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार था, वो तो कंपनी ने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से कंपनी जब रिजर्व का पैसा यूज करती है, उसके लिए कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए। बोनस शेयर इशू करके इक्विटी शेयर होल्डर भी खुश हुए, क्योंकि उनका 17 लाख यूज हो रहा है, लेकिन उस 17 लाख के बदले उनको 17 लाख के क्या मिल गए, शेयर्स मिल गए, तो वो भी खुश हो गए। तो इस तरह से कंपनी रिटेन अर्निंग, कंपनी अपने कैपिटलाइज करती है या रिटेन अर्निंग इन्वेस्ट करती है, उसे ही कहा जाएगा फ्लोइंग बॅक ऑफ प्रॉफिट। मग अशा प्रकारे कंपनीने काय केले, 17 लाख रुपयाचे शेअर्स इक्विटी शेअर मध्ये कन्वर्ट केले, आणि इक्विटी शेअर 17 लाख रुपयाचे जे इक्विटी शेअर्स आहेत त्याला आपण बोनस शेअर्स म्हणतो, ते सर्व इक्विटी शेअर होल्डरला दिले, फ्री ऑफ कॉस्ट दिले। पण फ्री ऑफ कॉस्ट दिले म्हणून काय केलं, त्यांचे जे 17 लाख होते ऍज अ रिटर्न अर्निंग ते वापरले। ओके, सो इन दिस वे कंपनी reinvest return earning in the business by issuing bonus shares. See the meaning of return earning. Business organization are subject to variation in earning. Okay, because the profit or earning of business organization always change. Variation means change होना, म्हणजे बिझनेसचा जो प्रॉफिट असतो तो नेहमी काय होत जातो, चेंज होत जातो, त्याच्यामध्ये वेरिएशन येत राहतात, त्याच्यामध्ये फ्लक्चुएशन येत राहतात। आज जितना प्रॉफिट मिला है कल भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा ऐसा नहीं होगा, वो हर बार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। It will be a wise decision, wise means good decision, it will be wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. So it will be good for company if company kept aside some amount from profit when company earns higher amount of profit. म्हणून जर कंपनीला जेव्हा जास्त प्रॉफिट होतो, तेव्हा जर कंपनीने काही अमाउंट बाजूमध्ये काढून ठेवली फ्युचरसाठी, तर ते कंपनीसाठी काय राहणार आहे, चांगलं राहणार आहे, तो एक चांगला डिसीजन असणार आहे। ओके, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अगर कंपनी को कभी भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट बाजू में निकाल के रखनी है। A prudent company does not distribute the entire earning among shareholder. Okay, if company अगर कंपनी कोई भी प्रूडेंट कंपनी रहेगी, एक अच्छी कंपनी रहेगी, दैट कंपनी नेवर डिस्ट्रीब्यूट एंटायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग शेयर होल्डर्स। वो कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट कभी भी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। शेयर, हाँ, प्रॉफिट के ऊपर अधिकार किसका रहता है, शेयर होल्डर्स का, और प्रीफरेंस को डिविडेंड देने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का।
और इसीलिए अभी हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल में कि जो बोनस शेयर है वो रिजर्व के अमाउंट में से बांटे जाते हैं और इसके लिए वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, क्योंकि रिजर्व का जो अमाउंट रहता है उसके ऊपर अधिकार किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। म्हणजे जी चांगली कंपनी असेल, ती चांगली कंपनी जर असेल, प्रोग्रेस करायचं असेल, तर ती कंपनी आपला संपूर्ण प्रॉफिट कधीच शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जात नाही, थोडा प्रॉफिट बाजूला काढून ठेवते. A part of profit is retained by company in the form of reserve fund. So part of profit kept aside by company, that amount is called as a reserve fund. आणि त्याच अमाउंटला आपण काय म्हणतो? रिझर्व फंड म्हणतो, त्यालाच आपण रिटेन अर्निंग म्हणतो. These reserve are the retained earning of the company, and that retained earning, you can say that amount is a reserve fund, or that you can say that amount is a retained earning. The sum total of retained earning gets accumulated over the years. ये अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि हर साल कुछ अमाउंट बाजू में निकाल के रखा जाएगा और कुछ साल के बाद वो एक बड़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है. जैसे अभी हम लोगों ने देखा, कभी साल 2 लाख निकाला, 3 लाख निकाला, 5 लाख निकाला और 4-5 साल के बाद वो 17 lakhs बन गए. This accumulated profit are reinvested in the business rather than distributed as dividend. So when company accumulated profit over year to year, then company get one big amount, and that big amount company reinvest into the business rather than distributing that amount among the shareholder as a dividend. म्हणजे कंपनी दरवर्षी काही अमाउंट बाजूला काढून ठेवते आणि दरवर्षी काही अमाउंट जेव्हा तुम्ही बाजूला काढून ठेवतात, एक मोठी अमाउंट तयार होते आणि ती मोठी अमाउंट कंपनी आपल्या बिझनेस मध्ये काय करते? रिइन्व्हेस्ट करते. जर त्यांनी इन्व्हेस्ट केली नसती किंवा समजा बाजूला काढून ठेवले नसते, तर ते काय करावे लागले असते? शेअर होल्डर मध्ये ऍज अ डिव्हिडंड म्हणून डिस्ट्रीब्यूट करावे लागले असते. इन सिंपल वर्ड, a part of net profit which is not distributed to shareholder as dividend is retained by the company in the form of reserve fund. So retained earning or reserve fund is nothing but a part of profit which is not distributed among the shareholder as a dividend. प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो शेयर होल्डर में बांटा नहीं जाता, उसे हम कहेंगे रिटेन अर्निंग या रिजर्व फंड. म्हणजे प्रॉफिटचा असा भाग जो शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जात नाही, त्याला म्हटलं जातं रिटेन अर्निंग. आपण एक्झाम्पल मध्ये बघितलं, 80,000 आउट ऑफ 4 lakhs. 4 lakhs टोटल इन्कम होतं कंपनीचं, प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. 80,000 कंपनीने स्वतःकडे बाजूला काढून ठेवले, शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केले नाही, त्याला म्हटलं जाईल रिटेन अर्निंग, और दॅट अमाउंट कॅन बी कॉल्ड एज अ रिझर्व फंड. Company converts its reserve into bonus share capital and capitalize its profit. I have also explained how company converts that reserve fund or retained earning into capital by issuing bonus shares. Okay, so when company want to capitalize that amount of retained earning, then company issues bonus shares to equity shareholder free of cost. तो जब भी कंपनी को लगता है कि अभी रिटेन अर्निंग एक अच्छी अमाउंट बन गई है, उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट करें, तब कंपनी उसके बदले इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देती है? बोनस शेयर देती है, मतलब शेयर्स देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है. वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देके कंपनी उनका जो रिटेन अर्निंग होता है वो कैपिटलाइज करते है, मतलब यूटिलाइज करते है. मग कंपनी काय करते? एक मोठी अमाउंट तयार झाल्यानंतर त्याचे बोनस शेअर्स तयार करते आणि बोनस शेअर्स इक्विटी शेअर्स मध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिले जातात आणि फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्यानंतर ते जे रिटेन अर्निंग असते ते कॅपिटलाइज होतं आणि नंतर ती अमाउंट कंपनी वापरू शकते. This capitalize of profit by issue of bonus share is also known as flowing back of profit or self-financing. So this process of maintaining retain earning and converting that retain earning in capital by issuing bonus share is called as flowing back of profit. तो इस तरह से जब कंपनी रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल बोनस शेयर इशू करने को करती है और उस अमाउंट को रिटेन अर्निंग को कैपिटल में कन्वर्ट करती है, उसे ही कहा जाएगा
फ्लोईंग बॅक ऑफ प्रॉफिट और इट इज ऑल्सो टर्म ॲज अ सेल्फ फायनान्सिंग. ह्या ज्या पूर्ण जी प्रोसेस आहे रिटेन अर्निंग जमा करायची आणि ती रिटेन अर्निंग कॅपिटल मध्ये कन्वर्ट करायची बाय इश्युइंग बोनस शेअर्स, ह्या पूर्ण प्रोसेसला म्हटलं जातं फ्लोईंग बॅक ऑफ प्रॉफिट किंवा त्याला सेल्फ फायनान्सिंग असं पण म्हटलं जातं. Bonus shares are issued free of cost to the existing equity shareholder out of retained earning. So bonus shares are always issued out of reserve fund or out of retained earning to existing equity shareholder. क्योंकि जो रिजर्व फंड है या रिटेन अर्निंग है उसके ऊपर अधिकार किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है. उनका पैसा कंपनी कैपिटल में कन्वर्ट करती है और इसीलिए बोनस शेअर सिर्फ किसको दिए जाएंगे? इक्विटी शेअर होल्डर्स को दिए जाएंगे. आपण बघितलं बोनस शेअर प्रिफरन्स शेअर होल्डरला दिले जात नाहीत. मग कोणाला दिले जातात? इक्विटी शेअर होल्डरला दिले जातात. का? कारण की बोनस शेअर कशामधून इश्यू केले जातात? रिझर्व्ह फंड. रिझर्व्ह फंड म्हणजेच काय? रिटेन अर्निंग. आणि ह्या रिटेन अर्निंग वर अधिकार कोणाचा असतो? इक्विटी शेअर होल्डरचा. and therefore bonus shares are issued to existing equity shareholders. The management can convert retained earning into permanent share capital by issuing bonus shares. Once bonus shares are issued to existing equity shareholder, then company can convert that retained earning into permanent capital. So return earning becomes your share capital after issuing bonus shares. एकदा का बोनस शेअर इश्यू केले तर तुमची जी रिटेन अर्निंग असते ती रिटेन अर्निंग कशामध्ये कन्वर्ट होते? शेअर कॅपिटल मध्ये कन्वर्ट होते आणि कंपनी त्याला शेअर कॅपिटल म्हणून वापरू शकते. इट इज एन इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉंग टर्म कॅपिटल. सो रिटेन अर्निंग इज इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी रिलायबल सोर्स ऑफ रेजिंग लॉंग टर्म कॅपिटल. It is simple and cheapest method of raising finance. It is used by established companies. It is an internal source of finance. So, retain earning is a important, not only important, very simple and very cheapest method of raising capital. म्हणजे रिटेन अर्निंग जी असते ती सर्वात सिंपल मेथड आहे कॅपिटल रेज करण्याची, सर्वात चीपेस्ट आहे म्हणजे सर्वात स्वस्त, त्याला खर्च येत नाही जास्त आणि सर्वात रिलायबल सोर्स आहे म्हणजे त्याच्यामधून आपल्याला पैसे मिळणारच आहेत किंवा कॅपिटल आपल्याला रेज करता येणारच आहे. इट इज जनरली यूज्ड बाय इस्टॅब्लिश्ड कंपनी बिकॉज टू इश्यू बोनस शेअर्स यू नीड sufficient amount of reserve fund and you will able to maintain sufficient amount of reserve fund if your company earns profit year after years, and that can be possible only if your company is well established. म्हणजे बोनस शेयर इश्यू करने के लिए आपके लिए क्या चाहिए? एक रिजर्व फंड का अच्छा अमाउंट चाहिए. रिजर्व फंड या रिटेन अर्निंग कब तैयार होगा? अच्छा अमाउंट अगर आपकी कंपनी वेल इस्टेब्लिश्ड है तो आपको हर साल एक अच्छा प्रॉफिट होते जाएगा और तभी ये आपके लिए पॉसिबल होगा. इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. और ये इंटरनल सोर्स है क्योंकि कंपनी अपने ही किसी बाहर से पैसा नहीं ले रही है. कंपनी का अपना जो पैसा है वही कंपनी इस्तेमाल करती है टू रेज शेअर कॅपिटल. म्हणजे कंपनी स्वतःकडचेच पैसे वापरते आणि म्हणून याला इंटरनल सोर्स म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज डिटर्मिनंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग or you can say factors on which the amount of retain earning is depends. आता आपल्याला बघायचं आहे की रिटेन अर्निंगची अमाउंट कोणत्या फॅक्टर्सवर डिपेंड असते. म्हणजे रिटेन अर्निंगची अमाउंट काही कंपनीमध्ये कमी असेल, काही कंपनीमध्ये जास्त असेल, मग ती कोणत्या फॅक्टर्सवर डिपेंड आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. अभी हम देखेंगे कि रिटेन अर्निंग जो रहती है कंपनी में वो अलग अलग हो सकती है हर एक कंपनी में. वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. कौन से कंपनी का रिटेन अर्निंग ज्यादा रहेगा, कौन से कंपनी का रिटेन अर्निंग कम रहेगा, वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है वो हमें देखना है. फर्स्ट, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी. if there is a ample means high profit, ample profit, company can save and retain some part of profit. More the earning,
a company can save more. Attitude of top management also determines the amount of retained earning. So here it is one simple determinant and very important determinant of retained earning, that if company earn high amount of profit, of course that company will able to keep aside higher amount of profit, that is retained earning. अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है वो कंपनी ज्यादा रिटेन अर्निंग कर सकती है, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट बाजू में निकाल सकती है। अगर कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी कम अमाउंट रिटेन अर्निंग में रख सकती है, मतलब कम अमाउंट बाजू में निकाल के रखेगी। तो यहाँ पे सिंपल एक आपका प्रोपोर्शन बनता है, हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हायर विल बी रिटेन अर्निंग, लोअर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लोअर विल बी रिटेन अर्निंग। म्हणजे जर तुमचा प्रॉफिट जास्त असेल तर तुमचं रिटेन अर्निंग पण जास्त असेल, आणि जर तुमचं प्रॉफिट कमी असेल तर रिटेन अर्निंग पण कमी असेल। हा, इन दिस केस the attitude of management is also very important. मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसे है कि अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है और अगर वो मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि हम डिविडेंड ज्यादा देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, मतलब आपका लिबरल डिविडेंड पॉलिसी रहेगा, तो आपका रिटेन अर्निंग ज्यादा प्रॉफिट होने के बावजूद भी कम होगा, क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर। म्हणजे जर मॅनेजमेंटने ठरवलं की जर भरपूर प्रॉफिट झाला आणि आपण डिव्हिडंड जास्त द्यायचा तर मात्र भरपूर प्रॉफिट होऊन देखील तुमचं रिटेन अर्निंग काय होणार आहे, कमी होणार आहे। बट इन जनरल केसेस हायर द प्रॉफिट हायर विल बी रिटेन अर्निंग, लोअर द प्रॉफिट लोअर विल बी रिटेन अर्निंग। सी हियर, total earning increases your return earning also increases, and if total earning decreases here return earning also decreases. Second is taxation policy. The taxation policy of government also an important determinant of corporate saving. If the tax levied are high rate, company cannot save much of the profit in the form of reserve. Here is again simple one. If your tax increases, your amount of profit decreases, and if amount of profit decreases, return earning will decrease. And if tax decreases, then profit increases, and if profit increases, return earning also increases. यहाँ पे भी एक सिंपल है, गवर्नमेंट आपका जो इनकम टैक्स है वो क्या करती है, मतलब अगर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया तो सिंपल है, अगर टैक्स बढ़ गया तो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा क्या हो जाएगा, कम, और अगर प्रॉफिट कम तो रिटर्न अर्निंग कम। और अगर टैक्स कम किया गवर्नमेंट ने तो क्या होने वाला है, टैक्स कम किया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें कम टैक्स देना पड़ेगा, तो हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा बचा तो रिटर्न अर्निंग भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। लक्षात ठेवा, इथे टॅक्स पॉलिसी म्हणजे गव्हर्नमेंटची टॅक्स पॉलिसी कशी आहे, जर गव्हर्नमेंटनी जास्त टॅक्स लावला तर काय होणार, आपल्याला जास्त टॅक्स द्यावा लागेल, म्हणजे आपल्याकडे कमी प्रॉफिट राहील, आणि जर प्रॉफिट कमी राहिलं तर रिटेन अर्निंग पण काय राहणार आहे, कमी। गव्हर्नमेंटनी जर टॅक्स कमी लावलं तर काय होणार आहे, आपल्याकडे प्रॉफिट जास्त राहील, आणि जर प्रॉफिट जास्त राहिलं तर रिटेन अर्निंग पण काय राहणार आहे, जास्त राहील। It means there is an inverse relation between tax and retained earning. Here, if tax increases, retained earning decreases, and if tax decreases, retained earning increases. The determinant is dividend policy. It is a policy of board of directors in regard to distribution of profit. So, board of directors recommends the dividend to be distributed among the shareholder. Generally, the dividend on preference share is fixed, but dividend on equity share is fluctuating. मतलब प्रिफरेंस शेयर्स का डिविडेंड तो फिक्स रहता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स रहते हैं उनका डिविडेंड क्या रहता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है, मतलब हर बार बदलता है। वो डिपेंड होता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि इस साल कितना डिविडेंड देना है। म्हणजे इक्विटी शेअरचं जे डिविडेंड असतं
ते दरवर्षी कंपनीला किती प्रॉफिट झालेला आहे त्यानुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करत असतं. If company adopt conservative dividend policy means paying lower dividend, the amount of retained earning increases. See, dividend is nothing but part of the profit distributed among the shareholder. So if company adopt conservative dividend policy, conservative means paying less or lower amount or lower rate of dividend. म्हणजे जेव्हा कंपनी कमी डिव्हिडंड देते इक्विटी शेअर होल्डरला, कमी रेट मध्ये डिव्हिडंड देते, त्याला म्हटलं जातं कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. ओके, तो इस डिविडेंड पॉलिसी में कंपनी क्या करती है, जो डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो कम देती है या कम रेट से देती है, ज्यादा डिविडेंड नहीं देती. इफ कंपनी पेज लोअर रेट ऑफ डिविडेंड to equity shareholder, of course company will able to maintain good amount of retained earning. अगर वो डिविडेंड कम देते हैं, इसका ही मतलब कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में रहेगा. Whereas when company adopt liberal dividend policy means paying higher dividend, the amount of retained earning decreases. Okay, so if company adopt liberal dividend policy means paying higher rate of dividend to equity shareholder. म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डरला जास्त रेटनी डिव्हिडंड जेव्हा दिलं जातं त्याला म्हटलं जातं लिबरल डिव्हिडंड पॉलिसी. इफ कंपनी पेज higher rate of dividend to equity shareholder, then company is not in position to maintain good amount of retained earning. अगर उन्होंने ज्यादा डिविडेंड दिया तो प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा शेयर होल्डर को जाएगा और बहुत ही कम हिस्सा वो अपने पास रख पाएंगे. और इसीलिए अगर डिविडेंड ज्यादा दिया जाता है तो रिटेन अर्निंग कम होता है, और अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड कम दिया जाता है तो रिटेन अर्निंग ज्यादा रहेगा. सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड, दैट इज अमाउंट ऑफ डिविडेंड, एंड रिटेन अर्निंग. मतलब अगर डिविडेंड ज्यादा दिया तो रिटेन अर्निंग कम, और अगर डिविडेंड कम दिया तो रिटेन अर्निंग ज्यादा. सो हियर lower dividend, that is conservative policy, then retain earning increases. And if company adopt liberal policy, that is paying higher dividend, then retain earning decreases. म्हणजे जर conservative policy असेल तर डिव्हिडंड कमी दिला जातो, आणि जर डिव्हिडंड कमी दिला तर रिटेन अर्निंग काय राहणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे, जास्त राहणार आहे. And if company pays higher dividend, it means company adopt liberal policy of dividend, then company the retain earning will decrease. ओके, म्हणजे जर लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट केली तर रिटेन अर्निंग काय होणार आहे, कमी होणार आहे. फोर्थ इज गव्हर्नमेंट कंट्रोल. A government is regulatory body of economic system of the country. So government regulate economic system of the country. अपने कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम रहता है, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेगी, इकोनॉमिक प्लान्स रहेंगे, फिस्कल पॉलिसीज रहेगी, मॉनिटरी पॉलिसीज रहेगी, मतलब हमारे कंट्री का टोटल इकोनॉमिक जो सिस्टम रहता है उस सिस्टम को रेगुलेट करने का, मतलब कंट्रोल करने का काम गव्हर्नमेंट करती है. म्हणजे आपली जी काही इकोनॉमिक सिस्टम आहे, व फिस्कल प्लान असतील, मॉनिटरी प्लान असतील, ह्या सर्वांवर रेग्युलेट करण्याचं काम म्हणजे कंट्रोल करण्याचं काम कोण करत असतं, गव्हर्नमेंट करत असतं. इट्स पॉलिसीज, रूल्स अँड रेग्युलेशन इन्शुअर्स that the companies work as per its regulations. Government frame different type of policies, different types of rules and regulation, different type of laws for different type of organization.
and all that organization needs to follow rules and regulations framed by the government. गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, फ्रेम किए हैं, वो सारे रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज सभी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फॉलो करने पड़ते हैं. Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the government. Government also frame some rules, some regulations or some policies related to payment of dividend. How much dividend to be paid? That is also framed by the government. And therefore, government policies need to be followed by the companies while making payment of dividend or while deciding dividend policy of the company. म्हणजे जेव्हा कंपनीला डिव्हिडंड पेड करायचं असतं आणि जेव्हा कंपनी डिसाइड करते की आपण कोणत्या प्रकारे डिव्हिडंड पेड करायचं, कमी पेड करायचं का जास्त पेड करायचं, मग डिव्हिडंड पॉलिसी जेव्हा तयार केली जाते, ती पॉलिसी तयार करत असताना गव्हर्नमेंटचे डिव्हिडंडच्या बाबतीमध्ये जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन आहेत ते फॉलो करावे लागतात. So dividend policy of the company is depends on the rules and regulation framed by the government related to dividend. तो गवर्नमेंट ने डिविडेंड के बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं वो हर एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं और हर एक कंपनी को उसको फॉलो करके उस तरह से अपना डिविडेंड पॉलिसी तैयार करना पड़ता है. तो उसका भी एक परिणाम रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है. तो गवर्नमेंट का कंट्रोल किस तरह से, गवर्नमेंट के रेगुलेशन कैसे है, गवर्नमेंट के रूल्स कैसे हैं, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड पॉलिसी तैयार करना पड़ता है और उसका जो परिणाम है, उसका जो इफेक्ट है वो रिटेन अर्निंग पे होता है. So all these are determinants of retained earning.